आपका जो इनिशिएटिव है +91, वो बड़ा नाम तो इंटरेस्टिंग है, तो उसके बारे में जानना +91 रखने के वजह या ऐसे रख दिया, क्या मतलब है उसका? +91 का इंटेंशन यही था कि इंडियाज कंट्री कोड इज +91, सो देयर वाज एन इंटेंशन टू क्रिएट अ कंपनी इन इंडिया अक्रॉस डिसिप्लिन्स, मतलब डिफरेंट सेक्टर्स, डिफरेंट एसेट क्लासेस, जिसमें मैं कुछ न्यू कर सकूं कंट्री में, एंड देन create a lot of jobs, create some interesting platforms and investments, and एक बहुत specific role नहीं है अभी +91 का. There is one role which is growing faster than other roles, so which is currently logistics parks. कोई ऐसा आपने कोई moral mechanism बनाया हुआ है सपोर्ट करने के लिए जहाँ लगता हो कि नहीं, you are right every time, yes you are right, कर दो, आगे बढ़ो उसको? I think self belief is the most important. उससे ज़्यादा कुछ entrepreneur के लिए important नहीं होता. Episode 4, Startup Safar by Alok Pandey. Today we welcome our guest, Mr. Yash Malhotra, in our show Startup Safar by Alok Pandey. And Yash Malhotra ji, welcome in our show. Thank you. And Yash ji is the founder of the +91. अब मैं खुद नहीं बताऊंगा इस चीज़ के बारे में, यश जी का इंट्रोडक्शन यश जी देंगे कि बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से देते हैं, तो वो मैं एडवांटेज नहीं छोड़ना चाहता हूँ. यश जी प्लीज़ बताइए +91 क्या है, और पहले अपने बारे में बताइए सर कि क्या चीज़ है जो एनकरेज करती, मैं बाद में पूछूंगा. पहले आपका इंट्रोडक्शन आप देते हैं, तो मुझे बड़ा मजा आया आपसे आपका इंट्रोडक्शन लेने में, प्लीज़ सर. ऑफ कोर्स, थैंक यू फर्स्टली आलोक कि मुझे इनवाइट किया इस प्रोग्राम में. वेलकम सर. एंड मेरा बैकग्राउंड यही है, बेसिकली आई एम फ्रॉम कानपुर, एंड अंटिल द एज ऑफ 11 मैं कानपुर में रहता था. फिर फॉर एजुकेशन मैं पहले देहरादून गया, डून स्कूल, बोर्डिंग स्कूल में, वहाँ पे फ्रॉम 12 to 18 अंटिल ग्रेजुएशन वहाँ पे था. फॉलोइंग दैट आई गॉट इनटू कॉर्नेल यूनिवर्सिटी इन द US, एंड तो मेरी हाई एजुकेशन US से हुई थी, जहाँ पे मैंने हॉस्पिटैलिटी, रियल एस्टेट दोनों स्पेसेस में पढ़ा. एंड देन फॉलोइंग दैट उन्हीं स्पेसेस में वर्क भी किया. तो 2 years अबाउट न्यूयॉर्क सिटी में वर्क किया था. उसमें फाइनेंस में, हॉस्पिटैलिटी में, थोड़ा बहुत क्रिएटिव फील्ड्स में और प्राइवेट इक्विटी, उन सब फील्ड्स में एक्सपीरियंस रहा मेरा. एंड देन टुवर्ड्स द एंड ऑफ 2019 मैंने डिसाइड किया कि मैं वापस इंडिया आना चाहता हूँ, कुछ यहाँ पे स्टार्ट करना चाहता हूँ. एंड तो उस इंटेंशन से मैं वापस इंडिया आया. एंड देन मेरी फैमिली का भी कानपुर में हॉस्पिटैलिटी बेस्ड बैकग्राउंड है, तो उस बिजनेस को भी होपफुली आगे ले जाना चाहता हूँ. एंड देन साइमल्टेनियसली अपना समथिंग दैट आई कैन कॉल माय ओन, उसके बारे में स्टार्ट करना चाहता हूँ. तो मेन जो, क्योंकि आपने जो अपना शुरू किया है तो मेन फोकस वही है और इसीलिए गेस्ट भी हैं, क्योंकि मैं फिर रिमाइंड कर दूं अपने शो के बारे में कि हमारे शो में जो क्राइटेरिया सर यही है कि 30 years के नीचे और 1 crore के ऊपर रेवेन्यू है, तब हम लोग अपने शो में इनवाइट करते हैं. और रीज़न मैं बार बार रिपीट करता हूँ और फिर से रिपीट कर दूँ इसके लिए कि जो यूथ है जो अपना काम शुरू करती है, वो 20 के जब अबव आती है तो सोचना शुरू करती है कि हमें करियर में करना क्या है. और जब बहुत लंबा गैप होता है कि आप 20s में हो और कोई 50-60 years के लोग बोलते हैं ना कि मेरे पास 100 करोड़ या 1000 करोड़ रुपए का बिजनेस है, तब वो कन्विंसिंग लगता नहीं है. बोलते हैं कि पूरी ज़िंदगी तो काम कर लिया, अब क्या है. लेकिन जब 30 years के नीचे के जो लोग बोलते हैं कि अरे मेरा तो रेवेन्यू इतना है, मैंने इतना काम करके रखा हुआ है, तब वो बोलते हैं कि ये पॉसिबिलिटीज़ हैं. और इन पॉसिबिलिटीज़ को हम कैसे भी कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत आराम से इंकरेजमेंट लेते हैं कि अरे आप तो मेरे से 2 साल 3 साल बड़े हो. तो हॉस्पिटैलिटी बिजनेस जो है वो मैं भी बताऊंगा बाद में. फिर पहले हम आप आते हैं कि जो आपका जो इनिशिएटिव है +91, वो बड़ा नाम तो इंटरेस्टिंग है, तो उसके बारे में जानना +91 रखने के वजह या ऐसे रख दिया, क्या मतलब है उसका, जो +91 जो चीज़ है? +91 का इंटेंशन यही था कि इंडियाज कंट्री कोड इज +91, सो देयर वाज एन इंटेंशन टू क्रिएट अ कंपनी इन इंडिया अक्रॉस डिसिप्लिन्स, मतलब डिफरेंट सेक्टर्स, डिफरेंट एसेट क्लासेस, जिसमें मैं कुछ न्यू कर सकूं कंट्री में, एंड देन क्रिएट अ लॉट ऑफ जॉब्स, क्रिएट सम इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म्स एंड इन्वेस्टमेंट्स. एंड एक बहुत स्पेसिफिक रोल नहीं है अभी +91 का. देयर इज वन रोल विच इज ग्रोइंग फास्टर दैन अदर रोल्स, सो विच इज करेंटली logistics parks. So we develop warehousing parks. We started ये लॉजिस्टिक पार्क कहाँ पर अभी जो वक्त चला, कहाँ पर है लॉजिस्टिक पार्क? तो multiple logistics parks है हमारे. We have one in Lucknow, one in Kanpur, 2 under development in Lucknow, 1 under acquisition in Kanpur,
And similarly, अब outside UP भी we are trying to acquire land and work on these projects. We were the first ones in UP to bring private equity funding in this space. Okay. So that was a very positive experience for us, and also financially भी and from an experience standpoint भी. तो उससे बहुत कुछ सीखने को मिला. When you work with big companies, then you understand कि उनका thought process क्या होता है, वो किस सिस्टम से वर्क करती हैं. हमें कभी कभी लगता है कि अरे ये लोग तो बड़ा ओवर स्पेंड करते हैं, और यू नो हम अपने माइंडसेट से देखते हैं, एंड उनका थॉट प्रोसेस, उनका माइंडसेट बहुत डिफरेंट होता है. तो उन एक्सपीरियंसेस से बहुत कुछ लर्न करने को मिलता है. एंड उसी एक्सपीरियंस को हमारा मेन एक्चुअली कंट्रीब्यूशन उस प्रोजेक्ट में ये था कि यूपी इज़ अ ऑब्वियसली ग्रोइंग स्टेट, एंड हमारी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है. एंड व्हेन इट कम्स टू लॉजिस्टिक्स, मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ. जो लॉजिस्टिक्स पार्क्स जो होते हैं वो बेसिकली वी मेक वेयर हाउसेज फॉर कंपनीज सच एज Amazon, Flipkart, Reckitt Benckiser, British Petroleum for distribution. And चाहे Amazon हो जाए, चाहे these global companies which are now investing in India, तो इनका main intention of coming to India is not serving Delhi, Bombay, Bangalore, Chennai, but their main intention of coming to India is कि India is a growing country, and हमारी personal disposable income बढ़ रही है, median income बढ़ रही है, तो eventually this will become a very big strong market with 400-500 million people who have good spending power. सप्लाई चेन मेंटेन करने के लिए एक हेल्पिंग हैंड्स हम लोग एक मीडिएशन हो जाते हैं. करेक्ट. लॉजिस्टिक पार्क एक्चुअली में बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं. हाँ. कि जो ये बिग बुल्स बोल सकते हैं, बिग कंपनीज हैं, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, जो डोमिनेट करके रखा हुआ है कंपनीज को, तो उसके लिए हमें उनको एक कलेक्शन सेंटर या एक सेंटर चाहिए होते हैं. बिल्कुल. जहाँ से वो अपने मटेरियल्स को डिस्ट्रीब्यूट कराते हैं. डेफिनेटली. जो जैसे सिंपल लैंग्वेज में बताना, Amazon प्राइम से आपको जो अब 2 दिन में जो चीज आ रही है, उसके पीछे जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो we help create some of that in UP at least. And Blinkit से 15 मिनट्स में आ रहा है लोगों के पास घर पे सामान. तो उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो प्लानिंग है, उसमें हम एक we are trying to play a bigger role in that hopefully. And तो that's one element of Plus91 is logistics, and we hope where we can venture into more cities and add more value, create a lot of jobs in that space, and bridge that gap of एक तो जो institutional funding होती है, जो बड़ी बड़ी companies होती है, बाहर के investments होते हैं सब, तो इनको बड़ा restrictive लगता है, जैसे लखनऊ जैसी सिटी में इन्वेस्ट करना, क्योंकि इंडिया इनके लिए दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर है. तो जो हमारा रोल है, आई थिंक Plus91 can play a key role in bridging that gap of being someone who's had global experience, work-wise, education-wise. They feel comfortable working with us, and then we are also on the ground, so we understand जो इस मार्केट के nuances हैं, छोटे-छोटे जो tricky बनाते हैं इस मार्केट को, तो हम वो bridge कर सकते हैं, and hopefully we can do it in multiple markets over over the course of time. That means कि जो Blinkit है, चीजें जो छोटी-छोटी चीजें आ रही हैं, उसके पीछे का जो मैकेनिज्म है, कितना डिफिकल्ट है और कितना बड़ा है, दोनों चीजों का. तो ये तो खैर मैं अगर बात करूं कि छोटे या जो अर्ली बडिंग या एस्पायरिंग जो एंटरप्रेन्योर्स होंगे, वो इस बारे में सोच नहीं पाते. आपको ये एक्सप्रेशन कैसे मिला कि ये चीजें की जा सकती हैं कानपुर जैसे जगहों पर? एक्चुअली ये आइडिया नहीं था, ये स्टम्बल अपॉन हो गया. तो our family was looking because our core business is very operationally intensive. Hospitality business था, अभी भी है, मतलब जो काफी operationally intensive है, उसमें every day you have to get involved. So we wanted some diversification in a space where you can also create value, and involvement is one-time setup involvement and creation of asset. तो इसमें स्केलिंग कैसे रहता है कि जो बढ़ेगा, डेवलपमेंट बिजनेस का होगा? तो ओरिजिनल इंटेंशन था हमारा कि हम 1 या 2 ऐसे प्रोजेक्ट्स करेंगे, बट जब मैं स्पेस में घुसा तब मुझे समझ आया ये स्पेस का स्केल क्या है, इसका ग्रोथ क्या है इंडिया में. एंड फिर धीरे धीरे जब बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन से कॉन्वर्सेशंस हुई और हमारी 1-2 डील्स भी हुई हैं, तब ये अंडरस्टैंड हुआ कि इसमें बहुत ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, तो खुद स्केल एक बंदा उसी लिमिट तक कर सकता है. तो दैट्स वेयर वी आर नाउ ट्राइंग टू ब्रिज द गैप, कि वर्किंग विद बिग इन्वेस्टर्स एंड उनको कन्विंस करना कि हमारी मार्केट्स में आओ, या फिर जहाँ उनकी रिक्वायरमेंट्स है उनकी रिक्वायरमेंट्स फॉलो करके वहाँ पे उनको सर्व करना. तो एंड क्लाइंट्स आर बोथ इन्वेस्टर्स एंड
you know, people, the companies who we develop the warehouses एक for. मतलब सिंपल क्यूरियोसिटी होती, छोटे बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट लाना आसान होता है कि जब ये जितने जो कैपिटल इंसेंटिव, हाईली कैपिटल इंसेंटिव बिजनेस है जो आपका है, आई थिंक इसकी वैल्यूएशन कितना होगा अगर हम बात करते हैं एक I think अभी of the existing projects is about 300 crores 300 करोड़ and the upcoming projects is हाँ, I mean उसमें upcoming projects में हमारा investment will be lower, so the valuation of those projects is much bigger than हमारा valuation का contribution, but those are in the range of 800 crores. तो इसकी जो प्रिपरेशन बोल सकते हैं, कितना टाइम टेकिंग कितना होता है, कितना इसमें हम लोग को हार्ड वर्किंग करना होता है कि जब की तैयारी करते हैं, पिच करते हैं ऐसे आइडियाज को, और कितना टाइम कंज्यूमिंग भी है साथ में, और पेशेंस लेवल कैसे मेंटेन रखते हैं अपना कि यार ये पता नहीं आज पिच किया, 2 महीने 3 महीने लगता है इसको पिच तैयार करने में, फिर उसको प्रेजेंट करने में, फिर वहां से यस नो हो रहा है, और पिच क्या पता 6 महीने के बाद में फिर यहाँ से नो हो गया। इसके लिए माइंड मेकअप कैसे करते हैं? क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, क्योंकि आज इंडिया स्टार्ट इन यूपी के फ्लैगशिप में जब चल रही होती है, हर बच्चा बोलता है कि एमबीए किया, बीटेक किया और हम आज एक एंटरप्रेन्योर हो गए। शुरू किया 1.5-2 महीने के बाद में, बिजनेस शुरू करने के बाद में कहता है कुछ नहीं हो पाएगा। 1.5-2 महीने में बता रहा हूँ सर, क्यों? क्योंकि उसको एक ऑर्डर नहीं मिल रहा, मे भी उसको पता भी नहीं कि उसका बिजनेस की उसको आउटपुट भी नहीं मिल रहे हैं। वहीं पर जहाँ पे 700-300 करोड़ की जब बात करते हैं, जब आप बात कर रहे हैं, तो वहां पे ऑब्वियस ही बात है कि तैयारी भी उस लेवल की होगी। तो उसके लिए जो माइंड मेकअप कैसे करते हैं कि तैयारी करना, फिर रिजेक्शन को एक्सेप्ट करना, दूसरी चीज। तो मैं एक ही चीज लेके चलता हूँ, पहले बात तो तैयारी की बात कर लेता हूँ कि वो तैयारी कैसे करते हैं इतने बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए। मैं इसमें दूसरे हमारे पार्ट ऑफ द बिजनेस का एग्जांपल दूंगा जो +91 का ही पार्ट है, which is हॉस्पिटैलिटी का जो पार्ट मैंने स्टार्ट किया था, which is गोवा में हमने 2 प्रोजेक्ट्स आइडेंटिफाई किए थे फॉर एक्विजिशन। तो बिकॉज उसका स्केल वो स्मॉलर एंड तो थोड़ा सा ज़्यादा रिलेटेबल भी शायद हो। तो मेरा जो न्यूयॉर्क में एक्सपीरियंस था वो एक बहुत इंटरेस्टिंग हॉस्पिटैलिटी कंपनी के साथ था, जो बहुत मतलब प्रोग्रेसिव और यू नो कोलैबोरेशन फॉरवर्ड, कम्युनिटी बिल्डिंग होटल्स बनाते थे। मतलब आपको सिंपल लैंग्वेज कर दें समझने के लिए कि ये बोला होटल्स बनाते थे लोगों के लिए कि अपने लिए? बेसिकली उनका जो आप बुटीक होटल जो आप बोलते हैं आज के डे में, उसका यही कॉन्सेप्ट है कि पहले लोगों को लगता था होटल्स बड़ी स्कैरी सी जगह होती है कि बड़े से होटल में जाओगे, इतनी बड़ी लॉबी होगी, वहाँ पे शांति होगी, 2 लोग फ्रंट डेस्क के पीछे मार्बल की 4 फुट की डेस्क होगी, उसके पीछे 2 लोग खड़े होंगे, उनको अप्रोच करने में भी डर लगता था। तो मोस्टली दैट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ होटल्स। तो जो इस कंपनी ने किया था वो उसको थोड़ा कंफर्टेबल बना दिया था कि कोई भी बंदा वहाँ पे घुस के मतलब नॉमिनल सी प्राइस की कॉफी खरीद सकता है या बैठ के काम कर सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट था उन होटल्स का, एंड देन उस कॉन्सेप्ट के ऑनवर्ड्स हजारों कंपनी उस कॉन्सेप्ट पे अब फाउंड हो गई हैं। तो मेरा इंटेंशन था कि इंडिया में भी मुझे एक आइडियली अपने वे में और फॉर द इंडियन मासेस एक होटल चेन स्टार्ट करनी है, विच इज़ वेरी एक्सेसिबल प्राइस पॉइंट वाइज, एंड यू नो बहुत जो वो घबराहट और इंटिमिडेशन होता है बड़े होटल में एंटर करने का वो ना हो, बट कंफर्टेबल लगे, और जो जैसे नेबर्स हो वो भी बड़ी इजीली वॉक इन कर सके और उनको मतलब लगे कि हमारे यहाँ कुछ चीज़ आई है जो हमारे लिए बेनिफिशियल है। ठीक है। तो गोवा में वी एंडेड अप एक्वायरिंग 2 प्रॉपर्टीज। उसमें वो 2 प्रॉपर्टीज अबाउट उस टाइम पे 2021 की बात है जब मैंने पहले देखी थी। तो बहुत लॉन्ग स्टोरी है, बट मतलब माइंड तो 1 मिनट में मेकअप हो जाता है। हाँ जी, कि कभी कभी यू नो गट बोलती है कि अच्छा ये करना चाहिए बिकॉज दिस फील्स राइट, बट उसका जो प्रोसेस लगता है टू एक्चुअली एग्जीक्यूट, दैट्स व्हाट इज द मेन थिंग। तो आई रिमेंबर मैंने प्रॉपर्टीज ये पहली बार देखी थी दिसंबर 2020 में अपने फ्रेंड के थ्रू, एंड अक्वायर करने में, विच मोस्ट पीपल थिंक अच्छा बस पैसे दो कुछ खरीद लो, वो करने में इतने चैलेंजेस थे कि उसमें 15 मंथ्स लग गए हमें। तो उसमें डेली अप एंड डाउन आते हैं, उसमें ऑलमोस्ट एवरी वीक लगता है कि ये हो ही नहीं सकता, कि ये डील होएगी नहीं। तो उसमें बस यू नो यू हैव टू स्टे एट इट, कि अगर कुछ लगा है कि यू शुड डू इट, देन मतलब 1-2 साल अगर ना उसमें मेहनत करके कुछ रिजल्ट निकले तभी भी यू नो आई मीन 1.5 ईयर हमें लगे बस अक्वायर करने में। तो एक्चुअल प्रोजेक्ट होने में तो पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा। तो उसमें भाई डिटर्मिनेशन चाहिए होती है कि अगर मेरी गट ने कुछ बोला है देन आई शुड फॉलो दैट। तो उसका थोड़ा सा इसको रिवील करना अगर आप चाहें तो कर सकते हैं कि मतलब कि शॉर्ट में
कि कैसे चैलेंजेस हुए, जैसे कि आपने बोला ना कि पैसे दिए, प्रॉपर्टी ले ली और उसके बाद भी इतना आसान नहीं था, तो अगर आप चाहें तो थोड़ा रिवील करना चाहें। हाँ, ऑफ कोर्स। तो दिस वाज अ प्रॉपर्टी व्हिच वन ऑफ माय फ्रेंड्स शोड मी, एंड देन तो मैंने उसको बोला जो ओनर है उससे मिलाओ, एंड देन उसने कहा ओनर तो मेन वाला मैं जानता नहीं हूँ, बट मेरा एम्प्लॉय है वो ओनर है। मैंने कहा एम्प्लॉय कैसे तुम्हारा ओनर हो सकता है? फिर उसका जो एम्प्लॉय था वो 1 शेयर होल्डर था उस कंपनी में, एंड 99.9% शेयर होल्डर एक फ्रेंच इंडिविजुअल था, और तो वो उससे कनेक्ट नहीं करा पाए। तो फिर मैंने ढूंढा उस फ्रेंच पर्सन का कोई कॉन्टैक्ट फ्रेंच टैक्स गवर्नमेंट वेबसाइट पे ढूंढा, देन आई रोट अ फिजिकल लेटर टू दैट एड्रेस, तो तब कनेक्शन बना। तब उस पर्सन से पता लगा कि जो प्रॉपर्टीज उसने खरीदी थी अपने पैसे से, एंड एक इंडियन शेयर होल्डर होना जरूरी था, बिकॉज इंडिया का वो नॉर्म है, गोवा का नॉर्म है वो। तो वो जो इंडियन ने पूरी प्रॉपर्टी का कब्जा भी कर लिया और उसको कुछ भी नहीं दिया 10 साल तक। मतलब 1% के बदले में पूरा कब्जा करके पूरा बैठा कब्जा कर लिया, उसकी इन्वेस्टमेंट पे और कुछ दिया भी नहीं। तो उसका तो इंडियंस में कोई भरोसा ही नहीं था, तो वो मुझसे भी बात नहीं करना आता था। फिर धीरे धीरे ट्रस्ट बढ़ाया, बिल्ड किया उसके साथ, एंड देन उसके बाद जब ट्रांजैक्शन का टाइम आया तो उसने पहले बोला पहले पोजेशन उससे लो। तो जो इंडियन जिसका पास एक शेयर होल्डर था उसको मतलब रिस्क लेके हमने उसको कुछ कमर्शियली सेटिस्फाई किया, और उससे पोजेशन लेके वापस फ्रेंच वाले को दे दी। तो वहाँ पैसा भी लगा, वहाँ कुछ ओनरशिप नहीं, कुछ मतलब वो भी रिस्क हो गया, वो पैसा जो डाला वो भी रिस्क में गया। डेफिनेटली। एंड फिर उसके बाद वो फ्रेंच वाले ने बोला कि मेरी एज तो 93 है, मैं तो मर जाऊंगा 2-4 साल में। तो मेरी डॉटर है जो ग्रीक रेजिडेंट है और वो रहती है सर्बिया में, तो आप उससे खरीदो, मेरे शेयर उसको ट्रांसफर करो, उससे खरीदो, तब मैं बेच पाऊंगा प्रॉपर्टी। तो उसके अपने चैलेंजेस थे, वहाँ ग्रीक एम्बेसी से अपोस्टल होके डॉक्यूमेंट्स आते हैं, उस सब का बड़ा लंबा ईयर लॉन्ग प्रोसेस था। तो वो सब धीरे धीरे फॉलो करके वो ट्रांजैक्शन क्लोजर पे आया। अच्छा, ये कितने डील, मतलब कि अप्रॉक्सीमेट बोल रहा हूँ इसलिए कि आपने 15 मंथ्स लगाए, तो डील का तो वैल्यू भी कुछ ऐसा ही कुछ होना चाहिए जो जस्टिफाई करे। तो उस डील का वैल्यू अबाउट 14-15 करोड़ था एक्विजिशन। लेकिन अब जो ये बन करके जब खड़ा होगा वो जमीन पर चीजें, और वो प्रॉपर्टी बन के आएगी +91 की, बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी होगी गोवा में। तो लेट्स सी, अभी तो 1 प्रॉपर्टी हमने बना दी है, डेवलप कर दिया है। सो वी हैव डन 2 रेस्टोरेंट्स देयर, एंड दैट्स रनिंग वेल। वी गॉट द अवार्ड फॉर इंडियाज बेस्ट न्यू रेस्टोरेंट आल्सो फॉर दैट। इट्स कॉल्ड होसा इन गोवा। होसा, हाँ। एंड बट सेकंड प्रॉपर्टी में फिर वही चैलेंजेस आ गए, क्योंकि सेकंड प्रॉपर्टी में अप्रूवल्स नहीं मिल पा रहे हैं, गवर्नमेंट के बहुत ज़्यादा नॉर्म्स है वहाँ पे जो हम नुआंसेस जानते नहीं थे वहाँ पे। तो वहाँ पे कुछ नहीं हुआ अभी तक। तो वो भी 1.5 years एक्विजिशन से भी हो गया, तो टेक्निकली 3 years सिंस द प्रॉपर्टी इज बीन सीन, एंड वहाँ पे एक ब्रिक अभी तक ले नहीं हुई है। तो उसके भी चैलेंजेस अभी भी आ रहे हैं। तो अब गॉड नोज वो कब रेडी होगी, होपफुली इन अ ईयर और 2 years। दिस इज होपफुली, मतलब वही है कि एक एंटरप्रेन्योर के लिए जो आप होप बता रहे बना के रखा हुआ है। दैट मींस होसा, पहले तो व्यूअर्स को बता दें कि जो होसा रेस्टोरेंट का नाम है, होसा, HOSA। होसा, ओके। तो वहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं गोवा में। अच्छा, तो +91 अब मैं थोड़ा समझ पाया हूँ कि 2 वर्टिकल में अभी फिलहाल काम कर रहे हैं। हॉस्पिटैलिटी एंड लॉजिस्टिक्स, वो 2 एंड हॉस्पिटैलिटी में काम कर रहे हैं। तो दोनों ही बड़े ही चैलेंजिंग एक सेक्टर्स हैं जिनको लिया हुआ है। एक तो क्योंकि दूसरे में जो आपने कहा कि एक्वायर करना, और ये दोनों ही पहले को मैं लास्ट में बोल भी देता हूँ कि एक बार कस्टमर बना, और हॉस्पिटलिटी जो बिजनेस है आई थिंक वो कभी न कभी डिलेमा में रहता है, मतलब कि फर्टिलिटी इतनी नहीं आ सकती उसमें कि आज सीजन है नहीं है। हाँ बिल्कुल। एंड फॉर मी फॉर एग्जांपल, मैं इंडिया वापस एंड ऑफ 2019 आया, तब हमारा फैमिली का हॉस्पिटैलिटी, तब हमारा एक्सपोजर बस हॉस्पिटैलिटी में था। एंड 4 months आफ्टर कमिंग बैक कोविड हो गया, तो वी वेंट फ्रॉम वी हैव अ 2000 employee business, and overnight we went to 0 revenue because hospitality में सब close था। तो वो challenges बहुत early on luckily face करने पड़े, उसमें बहुत कुछ learnings भी थी, और तब और रियलाइज हुआ कि इम्पोर्टेंस ऑफ डाइवर्सिफिकेशन की, मतलब एक ही एग बास्केट में अगर सारे एग्स रखो तो उसका भी क्या रिस्क हो सकता है। सही, बिल्कुल सही है। तो वो अनसर्टेनिटी तो हर बिजनेस लाइन में रहती है। जैसे हमारे लॉजिस्टिक्स बिजनेस में भी इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ वर्क करते हैं, वो भी एंड मोमेंट पे जाके कभी कभी एक्सक्यूज या कुछ इंटरनल प्रोसेसेस की वजह से नो बोल देती है, जिनके आपने वर्ड पे साइंड एग्रीमेंट्स पे इन्वेस्टमेंट पूरी की है, उसके बाद भी दैट कैन ऑल्सो गो द अदर वे। दैट मीन्स मतलब कि जितना बड़ा आप बिजनेस बना रहे हैं उतना बड़ा रिस्क लेके चल रहे हैं। और अनसर्टेनिटी जो हमारे बुका वर्ड की मैं बात बताता हूँ, जहाँ पर एक वर्ड आता है कि अनसर्टेन, तो बिजनेस है तो अनसर्टेन है। आई थिंक ह्यूमन लाइफ भी अनसर्टेन है, तो भी तो कह सकते नहीं कि निकाल देंगे, क्योंकि मोस्टली जो बच्चे जॉब के लिए बोलते हैं ना कि सर्टेन श्योर मिल जाएगा, तो वो जॉब भी एक बिजनेस के अंदर से निकल के आ रही है। आप इतने लोगों को एम्प्लॉय रखा हुआ होगा,
तो अगर जब तक आपका एक बिजनेस सही सर्वाइव नहीं करेगा तो आप एम्प्लॉइज को सैलरी कहाँ से देंगे। खैर ये सोच, ये मैं थोड़ा सा एक सोच वाली बात है कि यहाँ से ट्रांजिशन होना चाहिए कि बिजनेस नहीं है तो आपकी जॉब भी नहीं बचने वाली है, और जब वहाँ के एम्प्लॉइज ठीक से काम करेंगे तो जॉब बनी रहेंगी क्योंकि वो बिजनेस बन रहा होगा। तो मतलब कि अब एक समरी करते हैं यहाँ तक में, +91 जो नाम था वो कहीं ना कहीं अपने कंट्री को रिफ्लेक्ट करता है कि इंडिया कंट्री के कोड को रिफ्लेक्ट करता है। 91 2 सेक्टर में काम कर रहा है। अब थोड़ा सा हम यहाँ से थोड़ा सा मूव करेंगे दूसरे सेगमेंट में कि जब ये आपका जो बैकग्राउंड था वो हॉस्पिटैलिटी में था पूरा, आपने कहा कि नहीं मुझे नई जगह पे आना है, तो ऐसा तो नहीं हो सबने हाँ बोल दिया होगा फैमिली ने आपको, भाई कि अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है हमारा हॉस्पिटैलिटी में, तो नई जगह पर क्यों भाई करने जा रहे हो, इसी में क्यों नहीं आकर के सपोर्ट करते हो। तो कैसे कन्विंस किया, रिजेक्शन हुआ या फिर मना किया गया लोगों को? हाँ, आई थिंक मेन चैलेंज एक्चुअली हुआ था जो गोवा का हॉस्पिटैलिटी प्रोजेक्ट में, तो उसमें इतना सपोर्ट नहीं था बिकॉज उसका वो चैलेंजिंग था, वो मुझे भी देखे लग रहा है। उसका सपोर्ट इसलिए भी नहीं था कि लगा जैसे भाई फैमिली का, हमें फादर को लगा कि स्केल ऑफ द प्रोजेक्ट इज नॉट दैट बिग, गोइंग इन अननोन सिटी, तो थोड़ा या तो प्रोजेक्ट कर रहे हो तो थोड़ा बड़ा प्रोजेक्ट करो। बट जो मेरे इंटेंशंस थे वो मुझे करना था, तो पहले तो इवन माय फादर हैड विजिटेड द साइट्स, तो उनको अच्छी नहीं लगी, उन्होंने मना कर दिया। मैंने कहा मैं तो लूंगा, मैं कहीं से भी पैसे लाऊं, कहीं से भी रेज करूं, आप दो ना दो, मैं तो मुझे प्रोजेक्ट करना है। तो वो इंटेंशन से मैंने बहुत कॉन्वर्सेशन भी स्टार्ट कर दी थी इन्वेस्टमेंट रेज करने की उसमें, बट इवेंचुअली ही गॉट कन्विंस्ड एंड ही हैज बीन अ बिग सपोर्ट इन इन ऑल द बिजनेसेस, ऑल प्रोजेक्ट्स, तो वो दैट एंडेड अप हैपनिंग। ओके, तो पहला रिजेक्शन घर से ही था? हाँ, वो तो हमेशा घर से ही होता है पहला सपोर्ट भी पहला घर से ही होता है। अच्छा, तो अभी एक मिथ के लिए मुझे बात करनी है, लेकिन उसके पहले जरा मैं इस कंपनी से पहले जो बैकग्राउंड शुरू किया कि आप शायद 7th क्लास के बाद यहाँ से मूव किया आपने दून कॉलेज के लिए, स्कूल के लिए, और उसके बाद यूएसए। ये दोनों जो सेक्ट थे, तो सबसे बड़ा चेंजेस कहाँ पर आया, इस दून वाले कॉलेज में कि यूएसए? आई थिंक दोनों में डिफरेंट वेज का आया। डून में फ्रॉम वेरी अर्ली एज अकेले रहना पड़ा, तो बहुत इंडिपेंडेंस सीखी, एंड दैट वाज द मेन टेक अवे फ्रॉम डून कि पेशेंस, इंडिपेंडेंस। वहाँ पे भी बोर्डिंग स्कूल होता है, बुलिंग होते है, ये वो होता है, हज़ारों चीज़ें होती हैं, तो उससे बहुत कुछ सीखने को मिला इन टर्म्स ऑफ बीइंग इंडिपेंडेंट एंड अर्ली जो डेवलपमेंट होती है एक पर्सन के लाइफ में, प्रोसेस जो एक होता है एबिलिटी वो डेवलप होती है। हाँ, वो आई थिंक उसी एज पे होती है, टीन्स वाली एज पे, तो वो मोस्टली वहाँ पे हुई। एंड देन जो एक्सपोजर थोड़ा डिफरेंट मिला कि डिफरेंट थॉट प्रोसेस, वो यूएस वाले टाइम में मिला, बोथ एजुकेशन से भी एंड वर्क से भी, प्राइमरली वर्क से आई वुड से। तो जो वहाँ यूएसए के कल्चर को थोड़ा सा आप रिवील करना चाहेंगे? क्योंकि मैं बता देता हूँ यहाँ के बाद, मैं बहुत ही बेसिक एम्प्लॉय के साथ काम करता हूँ, जहाँ पर उनको आपने जो रोल एंड असाइन किया वो उससे भी हिलना चाहते नहीं है, उतना ही है। अगर आपने बोला है कि चेयर यहाँ से वहाँ रखनी है तो दैट में वो उतना ही करेंगे, उसके बाद वो एक्सपेक्ट नहीं करते आप कुछ भी बोलेंगे उनको। मैं उस कल्चर के बारे में बात करना चाहता हूँ आपसे जो यूएसए में चल रहा है, जहाँ पर मुझे लगता है, जहाँ लोग कहते भी हैं कि थोड़ा सेल्फ डिपेंडेंट रहते हैं काम के लिए, और आई थिंक नीचे लेवल के लोग नहीं मिलते काम करने के लिए, तभी शायद एशियन कंट्री से मूव करते हैं ज़्यादातर लोग जो काम करने के लिए। तो उस कल्चर के बारे में थोड़ा बताएगा सही से, जिससे कि हम यूथ को चाहते हैं एक सही मैसेज मिले कि वर्किंग के लिए। तो मैंने एक कंपनी के लिए वर्क किया था, वाज इन अ वेरी बिग कंपनी, तो मीडियम स्मॉल स्केल की कंपनी थी, एंड वहाँ पे अबाउट आई थिंक 12-15 लोग थे हमारे ऑफिस में। ठीक है, तो सारे काम करने पड़ते हैं, कोई ऐसे जॉब रोल नहीं होता है, और वहाँ पे जो यहाँ पे डोमेस्टिक हेल्प होती है वो भी नहीं होती है, तो एंड ऑफ द डे पे गार्बेज भी खुद निकालना होता है, कभी खुद निकाल रहे होते हैं, कभी बॉस निकाल रहा होता है, और कोई अगर क्लाइंट आते हैं तो कॉफ़ी भी सर्व करनी होती है, तो सारे काम खुद ही करने होते हैं, तो उसमें देयर इज़ नो हेजिटेशन इन डूइंग एनी वर्क, एंड वहाँ पे वो हेजिटेशन कम है। आई थिंक इंडिया में थोड़ी ज़्यादा है फिर भी, कि लोग अपने आप को एक बॉक्स में काइंड ऑफ कर देते हैं, वहाँ पे वो ओपननेस ज़्यादा है। तो दैट्स समथिंग टू लर्न वहाँ से, आई थिंक उस कल्चर से। आई थिंक वो इजी होगा, वर्किंग प्लेस इजी हो जाएंगे। मैं सुबह से देख भी रहा हूँ आपको ये आप एग्जांपल सेट भी कर रहे हो, और ये है भी मीन्स कहने के यहाँ पर है कि वो कोई डोमेस्टिक हेल्प पर डिपेंड नहीं होते कि पीएन नहीं आएगा तो काम नहीं करेंगे, डोमेस्टिक हेल्प नहीं मिलेगी तो हम करेंगे नहीं, तो वो रेडी हैं कि अपनी सेल्फ सर्विस कर सकते हैं, अपनी कार को साफ कर सकते हैं अपने। एंड आई थिंक बेस्ट एंटरप्रेन्योर्स भी वही करते हैं, जो भी जिस भी एंटरप्रेन्योर को मैंने देखा है हु सक्सेसफुल और जो अच्छा करे, वो खुद ही इन्वॉल्व हो जाते हैं, कभी ये नहीं सोचते कि ये वर्क मेरे लिए छोटा है, या वो माइंडसेट ही नहीं होता। वो जेडी बोलते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन में फंसते नहीं है,
कि वो कोई जॉब डिस्क्रिप्शन नहीं होता. एंड बेस्ट एम्प्लॉयज भी वो करते हैं. बेस्ट एम्प्लॉयज भी ग्रो करने के लिए यू हैव टू ग्रो आउट ऑफ योर जॉब डिस्क्रिप्शन फर्स्ट. ओके. अच्छा, अब थोड़ा सा मैं वापस थोड़ा सा एक फिर सिस्टमेटिकली मूव करना चाहता हूँ कुछ चीज़ों को लेकर के, कि ये बैकग्राउंड हो गया, आपका एक्सपीरियंस हुआ. अब कंपनी का जो अब ओवरव्यू ने ले लिया, अब मिशन क्या है इस कंपनी का कि आगे जो 1+9 बना है, इन 2 ही सेक्टर में रह के आगे एक्सपेंड करना है कि अभी कुछ और भी आ सकता है इसमें? मिशन दोनों चीज़ों का अलग है. तो लॉजिस्टिक्स का जो अब थोड़ा एक्सपीरियंस के बाद जो समझ आया है वो ये जब कंपनीज आती हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ लॉजिस्टिक्स मतलब रूरल इंडिया में होता है, कि ऐसे कानपुर लखनऊ में इतना नहीं है, उन्नाव में बहुत सारे हैं. हमारे सारे प्रोजेक्ट्स मोस्टली उन्नाव में है. तो जब वहाँ पे उन विलेजेस में एक ऐसी कंपनी आ जाती है वॉलमार्ट जैसी, तो उस विलेज की लाइफ चेंज हो जाती है. एक तो इतने जॉब्स क्रिएट होते हैं, दूसरा उनका होता है मिनिमम 40% वुमेन वर्कफोर्स होगी हमारी. और सब एजुकेशन उन जो वहाँ पे वर्क करते हैं, जैसे 500 लोग हमारे फ्लिपकार्ट के वेयरहाउस में आज वर्क कर रहे हैं, तो वो सारे उसी विलेज के हैं, सराय जोगा, जिसकी पॉपुलेशन बस 3000 है. तो उन सब का माइंडसेट चेंज आता है. वो थोड़ा जो चेंज जनरेशंस के लिए आई थिंक उन फैमिलीज में आ जाता है. सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज कहीं ना कहीं हम फुलफिल कर लेते हैं इसमें. हाँ, आई थिंक इन अ वे उसमें हो जाता है. उसमें जिस स्केल में होता है वो बाकी बिजनेसेस में करना इतना इजी नहीं है. जैसे हॉस्पिटैलिटी बिजनेस में भी यू नो हमारे सिटीज में है प्रोजेक्ट्स, बट जब जो उस लेवल की कंपनीज उन डीप रूरल जगहों में जाती है तो उसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है. तो एक तो वो, एंड दूसरा इज टुवर्ड्स द हॉस्पिटैलिटी साइड, व्हिच इज डूइंग समथिंग न्यू इंटरेस्टिंग इन इंडिया, जो लोगों के लिए एक्सेसिबल हो और एक प्लेटफॉर्म बने कि कुछ चेंज का, कॉन्वर्सेशन का, और यू नो जस्ट टेकिंग इंडिया फॉरवर्ड, competing with the best of the world. तो बोथ में यही इंटेंशन है कि कभी खुद को मतलब कानपुर के बेस्ट या यूपी के बेस्ट या इंडिया के बेस्ट से नहीं कंपेयर करना है. मतलब जो भी करो इट हैज टू बी द बेस्ट इन द वर्ल्ड. तो वो इंटेंशन है पर्सनल का. एक चीज मेरे को भी इसी में याद आ गया, यूएसए से लौट के वापस कानपुर ही क्यों आए? फिर बहुत भी और सिटीज थे, मेट्रो सिटीज में जाके भी आप काम कर सकते थे. हाँ, तो मेन रीजन ऑफ कमिंग बैक वाज जो मेरा फैमिली बिजनेस है जो हॉस्पिटैलिटी में कानपुर में है, विच इज द लैंडमार्क होटल एंड स्टेटस क्लब रिजॉर्ट, किंगस्टन रिजॉर्ट, काफ़ी रेस्टोरेंट, स्ट्रीट रेस्टोरेंट विच माई फादर स्टार्टेड, जो उनका फर्स्ट वेंचर था. तो टू सपोर्ट हिम एंड टू यू नो गेट इन्वॉल्व इन दिस बिजनेस एंड देन सी किस यहाँ से और कहाँ जा सकते हैं. चलिए, आपने रिवील कर कानपुर दिया. आना जरूरी था. मतलब कि अब मैं रीइंट्रोड्यूसन कर देता हूँ यश जी का, कि क्योंकि यश जी का भी चाहते यही मन यही था कि हमको लैंडमार्क से नहीं इंट्रोड्यूस करें, ना वो वजह है सर का इंटरव्यू करने का. वो जो +91 जो कंपनी है, जो सर के इनिशिएटिव है खुद के, उसकी वजह से अभी मैंने सर को इनवाइट किया हुआ है. लैंडमार्क जो कानपुर की पहचान है, अगर बाहर से आप आते हो बोलते हो 5 स्टार होटल कौन सा है, तो लैंडमार्क अकेले है. वो सर का फैमिली बिजनेस है. हॉस्पिटलिटी की जो मैं बात कर रहा हूँ, आप और नाम ले लोगे, आपने दफा नाम फिर से लिए, रिपीट कर देता हूँ. स्टेटस क्लब लैंडमार्क की ग्रुप की प्रॉपर्टीज है. हॉस्पिटलिटी बिजनेस को हम कैसे बड़ा कर सकते हैं और कानपुर जैसे शहर में भी चला रहे हैं, तो ये यश जी का फैमिली बैकग्राउंड है. अब देखिए, आपने रिवील कर दिया तो तुरंत से एक मिथ भी आ जाता है तुरंत से, क्योंकि ये आ गया होगा आधे लोगों के बीच में जो बैठे हुए हैं, कि जब हम बोलते हैं कि द पर्सन विद सिल्वर स्पून, ये आपने सुना भी होगा अपने इतने छोटे से करियर में, या बड़े से करियर में बोल देता हूँ, छोटा नहीं होगा, सुना होगा. क्या लिटरली उतना आसान होता है एक ऐसे पर्सन के साथ में जो बोले कि बैकग्राउंड, जो एक बैगेज लेकर के आ रहा है कि मेरे फादर का इतना बड़ा बिजनेस है, 5 स्टार होटल के ओनर हैं, एक मेरे पास हॉस्पिटलिटी चेन है, उसके बाद में उस बैगेज को कैरी करना. मैं बोलता हूँ कि +91 की छोड़ देते 2 मिनट के लिए, +91 नहीं होता. क्या इतना आसान है इसको सर्वाइव कराना, एग्जिस्टिंग बिजनेस को? नहीं, मतलब फॉर्चुनेट तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा फील होता है कि जिस बैग मतलब जो हार्ड वर्क पेरेंट्स ने किया कि इस आज तक लाए कि इतने एक्सपीरियंसेस भी मिल सके, और उस वे में लाइफ के काफ़ी चैलेंजेस नहीं फेस करने पड़ते, वो भी तो वो फैक्ट है. बट बिजनेस इज बिजनेस, तो वो तो चाहे जो जिस लेवल पे कर रहे हो, वो तो उसके चैलेंजेस होंगे. उसमें उसको इस्टेब्लिश करने में, उसको ग्रो करने में, उसको मेंटेन करने में बहुत बहुत ज़्यादा चैलेंजेस एवरीडे आते हैं. तो वो तो चाहे यहाँ पे कोई बैठा हो, बॉम्बे में कोई भी किस भी स्केल का बिजनेस हो, वो तो चैलेंजेस विल बी देयर. मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि वो है, मतलब जो एक कहने का, मैं इसको और सिंपल भाषा में बता दूं कि एक हाइट पर पहुंचा दिया गया, उस हाइट को मेंटेन रखने के लिए भी उतना ही काम करना है. उसके लिए एक प्रॉपर स्किल चाहिए, कॉम्पिटेंसीज चाहिए,
और करेज चाहिए, स्ट्रेटजिकली बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, नहीं तो क्योंकि क्या है, वही कहते हैं हाइट पर गिरने का डर ज़्यादा होता है और वहाँ से गिरने के बाद फिर वापस पहुँचने में उतना टाइम भी लग जाएगा, तो मतलब कि उसको बराबर से मेंटेन रखना भी उतना ही डिफिकल्ट है। तो और उसके बाद में अगर चाहते आप चैलेंजेस अगर नहीं एक्सेप्ट कर रहे होते तो मे बी कि आप इसी को चलाते रहते हॉस्पिटलिटी बिजनेस को, उस तरीके से लॉजिस्टिक पार्क बारे में सोचते नहीं, और वो जो ऐसी डील्स हैं जहाँ पर फर्स्ट टाइम आप थे, रिस्की है, वो नहीं कर रहे होते। तो ये मिथ को आप कैसे, अभी तो खैर बता दिया, लेकिन जब कभी ये कुछ चीज़ें आती हैं तो उसको कैसे हैंडल करते हैं इन चीज़ों को, कभी सुनने को मिल जाता है बीइंग एंटरप्रेन्योर, कैसे हैंडल करते हैं इन चीज़ों को, अपने अपने लेवल की अपने सारी चीज़ें होती हैं, नेगेटिव चीज़ें होती हैं। इतना सोचता ही नहीं मैं उसके बारे में उसके बारे में मतलब सोच कुछ होगा भी नहीं, तो अगर कोई बोल रहा है तो बोल दे, उसमें कुछ इतना मैटर नहीं करता। नाइस, अच्छा ठीक है। अब थोड़ा सा आते हैं अपने बिजनेस के बारे में, आओगे अब आते हैं थोड़ा सा अपने टीम और कल्चर के बारे में। अपने टीम के बीच में या अपने ऑफिस के बीच में कैसा कल्चर मेंटेन रखा हुआ है, किस तरह का कल्चर, आप जो लेगेसी से लेकर के भी कुछ आए हैं और कुछ आपने जो चेंजेस किए हैं, जो पहले आपने बदला, आपने फादर ने कुछ और चीज़ चलाई, आपने कहा नहीं अब ये एज बदल गया है, कुछ नया लाना चाहिए। तो उसमें दो एलिमेंट्स है, एक तो जो मेरे फादर ने कल्चर एस्टैब्लिश किया था वो बहुत हार्ड वर्क का है, तो यू नो दैट इज द बेस ऑफ द कंपनी, आई वुड से इवन टुडे एवरी डे। तो हमारे साथ जो एम्प्लॉयज हैं जो बहुत डेकेड से जुड़े हुए हैं, उनमें वो एक कॉमनैलिटी है कि सब बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं और कोई ये नहीं देखता कब आ रहा है कब जा रहा है। जब काम करने का टाइम आता है तो यू नो बहुत हार्ड वर्क सब करते हैं, एंड वो दैट्स अ वेरी गुड बेस टू हैव फॉर एनी कंपनी। बट ऑब्वियसली जैसे टाइम्स मैच्योर होते हैं, बिजनेस की डायरेक्शन चेंज होती है, तब वो तो बेस रहता है, बट यू हैव टू ऐड सम थिंग्स कि यू नो कि अगर जैसे हम यहाँ से एक्सपैंड आउट करने की प्लान कर रहे हैं तो इसके सिस्टम्स ऐसे बनाना कि और थोड़ा और एजुकेटेड और गुड बैकग्राउंड वाला एम्प्लॉय फोर्स हायर करना जो ऑर्गेनाइज वे में ये सब चला सके। तो उसमें थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है, थोड़ा टेक्नोलॉजिकल एडिशंस किए हैं कि बहुत मैनुअल चीज़ों पे रिलाई करने का रिलायंस अब कम हो गया मेरे आने के बाद से। तो उसमें एक दो सॉफ्टवेयर्स भी खुद इन हाउस डेवलप किए हैं जिसमें टेक्नोलॉजी आपने इंट्रोड्यूस करी है, जो पहले से चेंजेस किए गए, टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस किया जिसमें थोड़े वो सब चीज़ें कम हो गए हैं कि जो जैसे रजिस्टर्स में होता था फॉलो अप्स, वो सब उसमें थोड़ा टेक्नोलॉजी की वजह से वो ईजियर हो गई है लाइफ हमारे लिए भी ट्रैक करने के लिए और एम्प्लॉयज के लिए भी वर्क करने के लिए। तो मेन इंटेंशन यही रहता है कि जो एम्प्लॉयज काम कर रहा है, जो भी मतलब मेन जो हमारी सेल्स वर्कफोर्स है, कोई भी वर्कफोर्स जो वर्क कर रही है, उनकी लाइफ आप इजी कैसे कर सकते हो, उनके लिए आप सिस्टम्स कैसे क्रिएट कर सकते हो कि दे फोकस ऑन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। तो उसमें थोड़ा कंट्रीब्यूशन मतलब उससे आपका बिजनेस एनालिसिस भी आपके ठीक हो रखे हैं, जिससे कि कभी कोई आउटकम या कोई चेंजेस करने हैं तो बहुत जल्दी से रिपोर्ट्स मिल सकती हैं। हाँ जी, ओके। अब फिर ये तो हुआ है कि ये आपने बताया, अभी के आज के अगर दोनों चीजें हैं, लॉजिस्टिक में क्या आपके चैलेंजेस हो रहे हैं? अगर मैं बोलूँ कि आपके फ्यूचर को चैलेंजेस आप देख रहे होंगे या फिर कुछ ऐसी हैं जो कॉम्पिटेंस या जो कॉम्पिटिटिव कंपनीज होंगी, वो क्या हो सकती हैं जो आपको लगता है, क्योंकि आप तो उसमें काम कर रहे हैं तो आप बेटर समझ पाते हैं। लॉजिस्टिक एक बड़ा ग्रोइंग कंपनी है, ग्रोइंग सेक्टर है और वो चलेगा। और आपने से मेरी बात समझ सकता हूँ कि ये बहुत ही ऐसा नहीं है कि 2 दिन में स्केल अप होगा, आई थिंक टाइम लेगा। तो उसके लिए क्या चैलेंजेस होंगे? तो एक तो अभी मार्केट ड्रिवन चैलेंजेस हो जाते हैं, जैसे रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा होती हैं और फिर सडनली जब इकोनॉमी थोड़ी स्लो होती है तो ड्राई डाउन हो जाती है। जैसे आजकल काफ़ी ड्राई डाउन है, काफ़ी मंथ से इकोनॉमी थोड़ी स्लो हो गई है, तो देन वो रिक्वायरमेंट्स गायब हो जाती है। जब रिक्वायरमेंट्स गायब होती है तो इन्वेस्टर्स गायब हो जाते हैं। तो हमने जिन इन्वेस्टर्स को ट्रस्ट करके, जिनके अग्रीमेंट्स के बेसिस एक्विजिशंस की, आगे फ्यूचर प्लानिंग की, फिर इकोनॉमी स्लो हो गई तो वो इन्वेस्टर्स भी गायब हो गए। तो वही है कि अब यू नो बट वो साइकिल चलता रहता है, तो उसमें hopefully that will improve over time and then we can make use of that as well. तो वो एक चैलेंज है। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा पर्सनल लाइफ में आपको आना चाह रहा हूँ। जैसे अभी बोला कि पेरेंट्स ने मना किया कि नहीं होगा, होता है आज भी होगा, कल को कुछ और नए करेंगे, मे बी कि सबके जो पास वाले होंगे बोलेंगे कि ये आपको सक्सेसफुल नहीं होगा जो आप डिसीजन लेने जा रहे हो। तो कोई ऐसा आपने कोई मॉरल मैकेनिज्म बनाया हुआ है सपोर्ट करने के लिए जहां लगता हो कि नहीं, यू आर राइट एवरी टाइम, यस यू आर राइट, कर दो, आगे बढ़ो उसको? आई थिंक सेल्फ बिलीफ इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। उससे ज्यादा कुछ एंटरप्रेन्योर के लिए इम्पोर्टेंट नहीं होता, क्योंकि बहुत बार ऐसे हुआ है कि
कि मतलब ऑब्वियसली सेल्फ डाउट भी आता है, बट जैसे मेरा जो मैकेनिज्म है कि अगर मैं किसी चीज़ में बिलीव करता हूँ तो उसका सेल्फ डाउट मैं बाहर नहीं दिखाता. उसका मतलब सेल्फ डाउट खुद होता है या एक दो जैसे फ्रेंड्स को दिखा दिया, बट वो सेल्फ डाउट मतलब मैं आउटवर्डली शो नहीं करता. तो मेरा मैकेनिज्म वो है, क्योंकि अगर बाकी लोग आपकी चीज़ क्वेश्चन कर रहे हैं और आप क्वेश्चन करना शुरू कर दोगे फिर तो वो होगी नहीं. सही. तो वो मेन मैकेनिज्म है मेरा पर्सनल. अच्छा, तो और इसके अलावा कोई सपोर्ट सिस्टम बनाया आपने? हाँ, से बाहर? वो तो फ्रेंड्स, फैमिली, ऑल ऑफ इट बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड समवन इज मोर देन फ्रेंड. अभी तो फ्रेंड्स और उसका ही सपोर्ट सिस्टम है, बट दैट्स आल्सो इम्पोर्टेंट. यू नो, यू स्पेंड टाइम विद पीपल, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है. आइडिया ये होना चाहिए कि जिसके साथ आप टाइम स्पेंड कर रहे हो, फ्रेंड्स के साथ या फैमिली के साथ या इन एनी अदर वे ऑल्सो, तो यू गेट टू लर्न फ्रॉम देम, दे इम्प्रूव यू. और दैट मींस पॉजिटिविटी होनी चाहिए. हाँ, पॉजिटिविटी होनी चाहिए. उनसे थोड़ा अपनी वो ऑनेस्ट होने चाहिए एक दूसरे से लोग, तो तभी कभी कुछ शॉर्ट कमिंग होगी तो वो भी पता लगेगी. वरना अगर आपके कोई क्लोज नहीं है तो वो बताएगा भी नहीं आपको क्या आपकी शॉर्ट कमिंग है. अच्छा, अभी एक कम्युनिटी एंगेजमेंट और सोशल इम्पैक्ट बताया आपने हमको +91 का. अब मैं सीधे आता हूँ आपके पेरेंटल बिजनेस में जो लैंडमार्क, उसका कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या सोशल एंगेजमेंट जो अब तक किया हो, जो आप चाहते हैं कि यहाँ पर बताएं. और करने के लिए नहीं बता रहा हूँ, वो कैसे किया जाता है समझाने के लिए कि फल पोछते हैं मेरे पास पैसा नहीं है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है तो फंड रेस करना जानते हैं, वो कैसे किया जाता है. तो ऐसा कोई कभी ऐसा कोई टाइम आया जहां पर किया हुआ ऐसा कुछ? तो ड्यूरिंग कोविड ऑब्वियसली आप बिजनेस तो बिल्कुल शट डाउन पे ही था. तो तब हमने रियलाइज किया वहाँ इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है, किचन्स का, स्टाफ का, तो वी वांटेड टू डू समथिंग कि इतने लोग सफ़र कर रहे थे तो उनको हम कैसे सपोर्ट कर सकते हैं. एंड उस टाइम पे हमने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया था कॉल्ड टुगेदर वी कैन, जिसमें हमने मील्स डिस्ट्रीब्यूट करनी स्टार्ट की पहले खुद के फंड से. देन हमें लगा कि अगर हम इसमें कोई एलिमेंट ऑफ कम्युनिटी लाएं तो इसका इम्पैक्ट ज़्यादा होगा. तो तब हमने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे रेस्टोरेंट्स के, होटल्स के ये स्प्रेड किया कि इफ़ यू डोनेट 10 rupees then we'll feed one person who's in need. So for every 10 rupees we'll give one meal out. And उससे काफ़ी मोमेंटम बढ़ा एंड सिटी में भी काफ़ी लोगों को पता लगा कि हम ये इनिशिएटिव कर रहे थे. एंड बहुत लोगों ने बहुत डिफरेंट अमाउंट्स कंट्रीब्यूट किए हैं. किसी ने 10,000 दिया, किसी ने 50,000 दिया, और हमारे एम्प्लॉयज ने भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट किया, उनको भी करना था. तो अमाउंट इज इररिलेवेंट सबका, तो उससे थोड़ा इम्पैक्ट ज़्यादा बनता है. जब खुद एक चीज़ करो तब उसका इम्पैक्ट कैन बी लिमिटिंग, बट जब कम्युनिटी इन्वॉल्व होती है, जब और लोग इन्वॉल्व होते हैं, तब उससे वो पॉजिटिविटी भी आती है एंड इम्पैक्ट भी ज़्यादा बनता है. तो ड्यूरिंग कोविड वी डिड अबाउट 1 lakh मील्स इन आई थिंक 2-3 months. तो वो हमने आउटसाइड पब्लिक हॉस्पिटल्स और पब्लिक प्लेसेस डिस्ट्रीब्यूट की थी. ओके, नाइस. इसके लिए मैं क्लैप कर देता हूँ. अच्छा, एक बड़ी चीज, अभी लैंडमार्क एक मोनोपोलिस्टिक सिचुएशन में है कानपुर में, और मेरी जो थ्योरी ये बोलती है मोनोपोलिस्टिक होना कभी हमेशा फायदेमंद नहीं होता है. आपका इसमें एडवाइस क्या है? तो आप दोनों चीज बताइए मेरे को कि इसके लिए आपका एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या? Monopoly, तो I mean, 2 ways of looking at it, and Landmark also, the business we're in of recent, we're still the only 5-star in Kanpur. Yeah. पर हमारे जो अदर बिजनेसेस हैं, रेस्टोरेंट्स के और भी रिजॉर्ट्स के, वेडिंग डेस्टिनेशंस के, तो उसमें बहुत कंपटीशन आ गया है ऑफ लेट. तो उसमें भाई हाउ यू कैन स्टैंड आउट, क्वालिटी अपनी कैसे डिलीवर कर सकते हो, उसका मेन वो होता है कि इफ यू आर नॉट ग्रोइंग यू विल गो बैक, बिकॉज मार्केट ग्रो करती रहती है. तो अगर आप स्टेबल भी रहो अपने लेवल पे तो आप एंड ऑफ इट रिवर्स में ही जा रहे हो. एंड मोनोपोलिस्टिक बिजनेसेस आर गुड, आई थिंक. कभी कभी जैसे फॉर एग्जाम्पल टेक्नोलॉजी बिजनेसेस में मोर सो, उसमें मोनोपोली बिजनेसेस ने ही इस्टेब्लिश किया मार्केट्स. चाहे अमेजोन हो गया, चाहे गूगल हो गया, इन बिजनेसेस ने इस्टेब्लिश किया है मार्केट्स. एंड मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉफिट जनरेटिंग बिजनेसेस भी हुए हैं, बट कम्युनिटी के लिए भी अच्छे हुए हैं. बट यू राइट कि कभी कभी जब एक ही बस प्लेयर होता है तब इनोवेशन भी कम होती है उस मार्केट में. तो दैट्स द मेन शॉर्ट कमिंग ऑफ अ मोनोपोली बिजनेस, कि दे गेट कंफर्टेबल एंड दे फाइंड कि कोई रीजन नहीं है इनोवेट करने के लिए, और दूसरों को भी इनोवेट करने से कैसे आप
रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, उसमें उनका बेनिफिट होता है। थ्रेड है कि आप उस टाइम पे इम्प्रूवमेंट पे नहीं सोचते हो, बिकॉज आई एम द ओनली प्लेयर। हाँ मैं खुद से मैं जीतूंगा, दौड़ूंगा तो अकेले दौड़ना है, अकेले जीतना है। तो उस टाइम पे कोई हमारा डर ही नहीं होता। जब डर नहीं है तो वहाँ इनोवेशन नहीं होगा, इम्प्रूवमेंट नहीं होंगे। और अगर कोई और प्लेयर होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे पास में एक डर भी रहेगा, और वो डर हमेशा इंप्रूवमेंट के लिए लेकर के आएगा। डेफिनेटली। तो ये कॉम्पिटिशन हेल्दी, कॉम्पिटिशन हेल्दी, हेल्दी कॉम्पिटिशन होना चाहिए। मतलब कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आई थिंक जो वाइटल रोल प्ले करता है, जो एमबीए पढ़ते भी हैं, कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होना चाहिए और मिलना चाहिए। वो तभी मिलेगा जब सामने वाला स्ट्रेटजी बना रहा होगा। जब कंपटीशन होता है तब यू गेट बेटर एट योर ओन बिजनेस, उसका बेनिफिट यही है। और आई थिंक एक चीज और जो मैं ऐड करना चाहूंगा इसमें, कि कई काम ऐसे होते हैं जो आपका कंप्यूटर कर देता है, हाँ और सॉल्व आप कर देते हो। कई बार प्रॉब्लम निकालना होता है, सामने वाला सॉल्व आप कर देते हो। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा वो एक कम से कम 1-2 प्लेयर होने चाहिए। हाँ बिल्कुल। तो अगर असली एंटरप्रेन्योर है, कोई आना चाहिए। हाँ, एंड कॉम्पिटिटर्स की लर्निंग से लर्न भी करना चाहिए, उनके पॉजिटिव नेगेटिव से दोनों से कुछ ना कुछ लेना चाहिए दैट यू कैन यूज फर्दर। ओके, अब ये तो हुआ बिजनेस के बारे में, निकाल दिया। अब इसके अलावा थोड़ा सा मैं आता हूँ, पैशन आपका कोई? पैशन वही है, एक तो आई लव टेनिस, सो आई प्ले टेनिस, आई वॉच थोड़ा बहुत टेनिस, सो दैट्स अ बिग पैशन ऑफ माइन, तो बीइंग एक्टिव एंड कीपिंग माई सेल्फ बिजी इन दैट वे। एंड देन उसके अलावा स्पेंडिंग टाइम विद फ्रेंड्स एंड लर्निंग अबाउट न्यू थिंग्स, तो उसमें बड़ा इंटरेस्ट है, रीडिंग एंड लिसनिंग टू पॉडकास्ट फॉर एग्जाम्पल, और उससे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। बट एज यू गेट बिजी उसका कंट्रीब्यूशन भी थोड़ा कम होते रहते हैं। तो बट हाँ, ट्रैवलिंग, बिकॉज व्हेन आई ट्रैवल तब सबसे ज़्यादा आई थिंक माइंड फ्री होता है लर्निंग के लिए, और न्यू चीज़ें अब्जॉर्ब करते हैं। तो जैसे हमारा बिजनेस है फॉर एग्जांपल हॉस्पिटैलिटी का, तो व्हेन वी आर ट्रैवलिंग देन यू पिक अप ऑन कि बाकी लोग वर्ल्ड में क्या कर रहे हैं उस स्पेस में, एंड कुछ ना कुछ उससे वापस। तो एज फॉर अस, हमने कभी अपना बिजनेस जैसे एज अ मोनोपोली नहीं देखा है। तो हमने अपने बिजनेस को हमेशा कंपेयर किया है, जैसे मैंने पहले बोला था, कि ग्लोबली क्या चल रहा है। एग्जैक्टली। तो जब भी कभी ट्रैवल किया है तो मतलब वो वापस यहाँ लाने का सोचा है। ये नहीं कि वी आर सैटिस्फाइड विद व्हाट वी हैव इन टर्म्स ऑफ वहाँ से भी कुछ इनपुट लेने के लिए आप जा रहे हो, तो इनपुट लेते हैं और कोशिश करते हैं कि यहाँ पर बिल्कुल। एंड वो हाँ बिल्कुल, एंड दैट्स समथिंग आई हैव लर्नड फ्रॉम माय फैमिली आल्सो। तो अच्छा ठीक है, मैं 2 चीज तो आपने आई थिंक वहाँ से हॉस्पिटलिटी आपका खुद का था, और लॉजिस्टिक पार्क और आप लेकर के आए बाहर से। अब ऐसे कुछ आइडियाज या ऐसे कुछ बताना चाहेंगे जो सेक्टर्स हैं जो आने वाले टाइम पे ऐसे होंगे जो पॉपुलर हो सकते हैं, जिनके लिए बडिंग एंटरप्रेन्योर्स या एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स जो भी हैं वो उस पर जा सकते हैं? आपको जो लगता है कि ये सेक्टर्स ऐसे हैं जो आने वाले टाइम पे थोड़ा सा ग्रूम करेंगे? मतलब एक मैं ग्लोबल की बात कर रहा हूँ, ना कि इंडियन मार्केट के अकेले, बिकॉज यू आर इक्वल हैव एक्सपोजर इन द यूएसए मार्केट। तो ऑब्वियसली द वर्ल्ड इज मूविंग मोर टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी, तो उसके उन स्पेसेस में जो स्केल है, जो ग्रोथ है, जो इवन जो माइंड पावर अभी उस स्पेस में जा रही है, उतनी वर्ल्ड में कहीं नहीं जा रही। तो आई एम नॉट सेइंग इट्स गुड और बैड, इट्स गुड, देयर इज जॉब क्रिएशन देयर, एंड बहुत ज़्यादा हाईली पेइंग जॉब्स भी हैं उस स्पेस में। बट जितना अभी वहाँ पे ग्रोथ हो रहा है उतना बाकी स्पेसेस में नहीं हो रहा है। बट जो मैंने थोड़ा बहुत सीखा है फ्रॉम रीडिंग एंड एवरीथिंग इज दैट जैसे जो कुछ सेक्टर्स है जो थोड़े अंडर वैल्यूड हैं अभी, या अंडर इन्वेस्टेड हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग और ये सब स्पेसेस हैं। तो इंडिया में भी जैसे बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज है जहाँ पे अभी आउटराइट कोई ट्रस्टेड ब्रांड नहीं है, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो गया, एंड अभी धीरे धीरे बहुत बढ़ रहे हैं। जैसे होम अप्लायंसेज, इन सब बिजनेसेस में धीरे धीरे ब्रांड्स बढ़ रहे हैं, वो भी बहुत फास्ट ग्रो कर रहे हैं। तो इंडिया में वो अपॉर्चुनिटी है जो वे आर लैगिंग बिहाइंड अ फ्यू इयर्स, जो भी कंट्री को देख लो आप। तो उन कंट्रीज में कौन सी चीज़ें कंज्यूमर स्पेस में ऐसी सक्सेसफुल हुई हैं जो भी इंडिया में आनी बाकी हैं, तो उसके बारे में सोच सकते हैं। ओके, अब शॉर्ट में एक आंसर्स लेंगे आपके, क्योंकि मैं अभी भी उस मिथ के पीछे पड़ा हूँ क्योंकि मैं इस बबल को तोड़ना चाहता हूँ कि एक अच्छे बैकग्राउंड से, अच्छे एस्टैब्लिश बैकग्राउंड मतलब कहने का है कि एक प्रोफेशनल बैकग्राउंड भी और एक फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग भी, दोनों से आते हैं तो सब कुछ अच्छा होता है। अच्छा मतलब कहने का है कि वो श्योर गारंटी है सक्सेसफुल होने की। मैं ठीक है, फंड अवेलेबल है, बट काम तो करना पड़ेगा आपको लोगों को, वो तो कहीं जाएगा नहीं। मार्केट में कस्टमर तो वही है जो किसी और के लिए है। मतलब आपके पास पैसा ठीक है, इंडियन मार्केट तो सेम है सबके लिए। आपको स्ट्रेटजीज बनानी है,
आपको प्रोडक्ट डेवलप करना है, सर्विस डेवलप करनी है, तो उन मार्केट के लोगों के लिए करनी है। तो बहुत जरूरी है उनको समझना। तो क्या ये तो मैं भी इसको कभी एक्सेप्ट नहीं करता हूँ कि ये सब फैसिलिटीज मिल जाना, कि फंड मिल जाना, एक्सपीरियंस मिल जाना सफिशिएंट टू सक्सेस इन द मार्केट, इन एवरी मार्केट। और वो भी जहां पर अगर मैं बात करूं अपने इंडियन मार्केट की, वो इतनी वर्सटाइल है, इतनी चेंज होती है 2-3 किलोमीटर में, कि सबसे टफ है यहाँ पर अब ना ब्रांड नहीं होना। तो आई वॉज इन द कन्वर्सेशन की जो स्टडी में देखा था मैंने यही, कि जो वर्सटाइल होना ही इंडिया में ब्रांड ना बनने का एक रीजन है। क्योंकि आप ब्रांड बनाने का मतलब होता है कि जहां पर आपको हर 2 किलोमीटर में चीज बदल जाती है, आप कैसे सर्वाइव कराओगे ब्रांड बनाने में। खैर, तो उसी में एक मिथ को हम थोड़ा सा अलग तरीके से बोल रहे हैं कि अगर आपके पास में एक सपोर्ट सिस्टम बना है तो चैलेंजेस बड़े होते हैं कि छोटे होते हैं? चैलेंजेस तो बड़े ही होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग कोविड, जब हमारा बिजनेस स्टैंड स्टिल पे आ गया था, देन वी स्टिल हैड अ वर्कफोर्स ऑफ 2000 पीपल। तो उनको कैसे आप बिजी रखो, उनको कैसे आप कीप देम एम्प्लॉयड, एंड उनको सैलरीज आप कैसे दे सकते हो जब आपका रेवेन्यू ही नहीं है। तो वो सब चैलेंजेस तो बहुत बड़े होते हैं। उसका स्केल जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो उस स्केल की आती है, काफ़ी मतलब एग्जिस्टेंशियल टाइप की प्रॉब्लम्स आती है। तो वी लकीली केप्ट ऑलमोस्ट ऑल आवर स्टाफ ऑन रोल। तो टुडे वी हैव मोर एम्प्लॉयज देन वी डिड प्री कोविड। तो बट एक साल ऐसा था जब हमारा रेवेन्यू 0 था एंड स्टाफ को रोल पे रखना था। तो इनोवेटिव वेज ऑफ कि कहीं से कुछ रेवेन्यू आए जिससे उनकी सैलरीज पे ऑफ हो सके। दैट मींस वही कि वो डे टू डे की स्ट्रेटजीज बदलनी होती, पता नहीं, अनसर्टेनिटी की जो मैं बात करता हूँ कि छोटा बिजनेस, छोटी अनसर्टेनिटी। एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा। तो हमारा एक जो कोविड में काफी अच्छा इनिशिएटिव था, वो सिंस रेस्टोरेंट डाइनिंग वाज नॉट अलाउड, तो वी स्टार्टेड समथिंग कॉल्ड ड्राइव एंड डाइन, व्हिच वाज इंडियाज फर्स्ट ड्राइव इन रेस्टोरेंट, जो हमने अपने स्टेटस क्लब में किया था, जहाँ पे गेस्ट आता था एंड वहाँ पे सबकी डेजिग्नेटेड पार्किंग स्पेस होती थी, उसके बगल में एक पिकनिक बेंच होती थी और QR से गेस्ट ऑर्डर करता था, वहीं पे गोल्फ कार्ट से उनका फूड आता था एंड जब वो चले आते थे वो ले आते थे। तो देयर वर 40 कार्स, 40 डिफरेंट टेबल्स, एवरीवन हैड 200 स्क्वायर फीट, तो ओपन एयर में बैठे हुए हैं एंड वो इतना कॉन्सेप्ट बहुत पॉपुलर हुआ। इट डिड वेरी वेल फॉर अस एंड इवन वाज कवर्ड बाय याहू यूके, कंडे नास्ट ट्रैवलर में कवर हुआ था। तो दैट वाज वन थिंग दैट केम आउट ऑफ दैट अनसर्टेनिटी। दिस इज अ प्राउड मोमेंट, क्योंकि ये हम लोग कर रहे हैं, मतलब हम लोग इसलिए बोला कि मैं भी कानपुर से हूँ, तो ये हम लोग कर रहे हैं। तो ये है कि मतलब ये हुआ कि हम लोग एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं यार, अपनी एफिशिएंसी पे हम लोग फोकस नहीं कर रहे हैं और बाहर जाकर के ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। लिटरली जब हम लोग यहाँ पर इतना काम कर रहे हैं कि अपने कानपुर में बता रहे हैं कि ये चीज़ें की हुई हैं, तो ऑलरेडी अप्रिसिएबल है कि और इतना ईजी है। मुझे लगता है कि यहाँ पर जितनी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, अगर इनोवेटिव तरीके से सोचा, जैसे आपने बोला कि उस टाइम में सोचना, और आपके पास कुछ और रास्ता नहीं होता है जब आप ऐसी प्रॉब्लम में फंसे होते हैं, आप इन लोगों को फायर नहीं कर सकते, ला सकते नहीं है, क्योंकि इतने दिन से आप उनके साथ में एक फैमिली बन जाती है, स्टाफ एक तक बनता है। ठीक है सर, अब इसके बाद में कि अगर रिवार्ड की बात करें इन सब चीज़ों का, प्लस सबसे बड़ा रिवार्ड किसको मानेंगे अपना, जितना ये जर्नी किया हुआ अब तक का आपने, एक डील में बोल सकते हैं या कुछ बड़ा अचीवमेंट बता सकते हैं आप मेरे को उसमें? आई थिंक अभी बाकी आना, तो अभी मैं ऐसा कुछ देखता नहीं हूँ जो मैं बहुत ज्यादा रिवॉर्ड जैसे वो करता हूँ। अच्छा, तो अब मैं आपसे एक सिंपल एक मैसेज चाहूँगा अपने एंटरप्रेन्योर्स के लिए, कि क्या आप मैसेज देना चाहते हैं? इसके बाद क्वेश्चंस लेंगे, ठीक, प्लीज। आई थिंक बिगेस्ट थिंग इज हार्ड वर्क, तो और फॉलोइंग योर गट, ये 2 चीजें हैं जिसके बगैर आई थिंक खुद का एक बिजनेस सेट करना या कंटिन्यूसली किसी चीज में लगे रहना बहुत मुश्किल है। तो एंड इट टेक्स टाइम, कभी 2, 3, 4 साल लगते हैं समझने के लिए कि ये बिजनेस वर्थ इट है कि नहीं, या एक्चुअली फाइनल प्रोडक्ट ढूंढना जिसको आप टेक ऑफ कर सकते हो, उसको ढूंढने में एंड उसको समझने में बहुत टाइम लगता है। तो ना गिव अप करना एंड अपने में बहुत सेल्फ बिलीफ रखना, दैट्स द बिग थिंग आई थिंक। मतलब कि बहुत जल्दी से आपको प्रोडक्ट फाइनलाइज नहीं कर सकते हो, जो हम लोग 2-2 महीने में चाहते हैं कि वो, अगर मैं बहुत शुद्ध हिंदी में बोलूँगा तो ना, रामबाण मेडिसिन जिसको बोलते हैं, वो मिल जाए तो बहुत जल्दी नहीं मिलता है। आप कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, प्लीज। कोई क्वेश्चन पूछना चाहेगा कोई? जो आपका लॉजिस्टिक्स का बिजनेस है जिसमें आपने शुरू किया है, तो उसमें आपका लास्ट ईयर का क्या मतलब ग्रोथ रहा है उसके प्रीवियस ईयर के मुकाबले, और नेक्स्ट 5 इयर्स का क्या आप उम्मीद करते हैं कि
इस एवरेज रेट से ये ग्रो करेगा और इंडस्ट्री का रेट ऑफ ग्रोथ क्या है? तो लॉजिस्टिक्स बिजनेस में इंडिया में फॉर एग्जांपल ग्लोबली जो एवरेज लॉजिस्टिक्स एज अ पार्ट ऑफ जीडीपी होता है वो 6% है. तो मतलब ट्रकिंग व्रकिंग ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स एज अ पार्ट ऑफ जो आपका जीडीपी है वो 6% होता है. इंडिया में अभी 14% पे. तो इंडिया में बहुत हाई है लॉजिस्टिक्स कॉस्ट. तो इसको लो करने के लिए और ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की ज़रूरत है इंडिया में. एंड नेशनली जो है वो अबाउट 12 to 15% एनुअली ग्रो कर रहा है जो मार्केट है. बट देन इंटरेस्टिंग वहाँ होता है जो जैसे छोटी मार्केट्स होती है उसमें ग्रोथ ज़्यादा होता है. तो दिल्ली बॉम्बे में जो ग्रोथ है वैसे जो लखनऊ में ग्रोथ है उसमें काफ़ी वेरिएंस है. एंड तो मेन हमारा प्लान ये है कि हाउ कैन वी आइडेंटिफाई मार्केट जहाँ पे वो ग्रोथ ज़्यादा है, जहाँ पे हम बड़े प्लेयर बन सकते हैं उन मार्केट्स में. तो एक तो वो हो गया. दूसरा इन टर्म्स ऑफ आवर करंट लास्ट ईयर में दिस इज मोर वैल्यूएशन बेस्ड आई थिंक. एंड ये वैसे स्टार्टअप वाली वैल्यूएशन नहीं होती कि मतलब काफ़ी बार हवे की वैल्यूएशन होती है. Exactly. इसमें वैल्यूएशन इज बेस्ड ऑन बैंक्स एंड यू नो द वैल्यूएशन ऑफ द प्रॉपर्टी. तो सो फार वी डेवलप्ड, मैं स्क्वायर फुट में बोलना होगा, तो अभी तक हमने 10 लाख स्क्वायर फीट डेवलप किया है ओवर द पास्ट 3 years. And now intention is the target is to do minimum 5 lakh square feet a year. So hopefully we should double in 2 years. And then if we do 5 lakh square feet in 2 years, तब उसके बाद plan will be bigger after 2 years. Exactly. तो अभी वही target है about 4-5 lakh square feet अगर हम per year बनाए तो 5 lakh square feet means about 150 to 200 crores of assets. तो roughly वो plan है for the next few years. Okay. Any next question, please? Yes. My question to you is how to do a startup without any family business? I mean, successful startup. So yeah, first you have to, I think, get a sense of what you like, and you have to have an idea जो आपको लगता है कि you know the market needs it, और जिसमें आपका कुछ edge है versus the market. अभी जो market products में है उससे आप अगर कुछ better बना सकते हो, customer को satisfy करना is the first thing. तो इफ़ यू कैन कम अप विद एन आइडिया और अ प्रोडक्ट जिससे आपको लगता है कि कस्टमर हैप्पी होगा, देन दैट इज स्टेप 1. एंड आफ्टर दैट यू नो देन यू बिल्ड दैट प्रोडक्ट एंड देन यू स्टार्ट डिस्ट्रीब्यूशन धीरे धीरे एट योर लेवल, विच एवर वट एवर लेवल दैट इज. एक एक करके ही यू नो आगे बढ़ सकते हैं फिर. तो ऐसा कुछ फॉर्मूला नहीं है सक्सेसफुल स्टार्टअप का. पीपल वर्क हार्ड एंड दे आर सक्सेसफुल, पीपल वर्क हार्ड एंड दे आर नॉट सक्सेसफुल. तो उसका ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है. बट द कोर शुड बी द प्रोडक्ट. आई थिंक यू नो यू हैव टू हैव फेथ एंड ट्रस्ट इन द प्रोडक्ट, एंड उसमें आपका नॉलेज शुड बी अनबीटेबल. उसके बारे में मतलब नो वन कैन बी एबल टू क्वेश्चन यू, ऐसा होना चाहिए. तो दैट इज स्टेप 1 आई थिंक. दैट मीन्स इसको थोड़ा सा और कॉम्प्लीमेंट आंसर कर देता हूँ. सिंपल सी 2 चीज़ों में रहते हैं. सिन्हा जी जानते भी हैं मैं जो बोलता हूँ उस बारे में कि 2 ही चीज़ें हैं. एक है मेरे पास में गैप और एक है प्रॉब्लम. बस ठीक है. मतलब आपके लेवल पे जहाँ पर हमें बिजनेस बनाना है कि प्रॉब्लम आपने देखी है, अगर आप उसको सॉल्व कर सकते हो चाहे वो सर्विस के थ्रू चाहे प्रोडक्ट के थ्रू, आप वो प्रोवाइड कर दो. लेकिन वो प्रॉब्लम आपकी वेल रिसर्च्ड होनी चाहिए. ये नहीं कि आपको प्रॉब्लम है तो है, वो मेजर प्रॉब्लम होना चाहिए. वो मेरी जो टारगेट मार्केट है उसका मेजर लोगों का प्रॉब्लम होना चाहिए. ठीक है. वो अगर है वो दे पा रहे हो, दैट टाइम पे इट विल बी अ बिजनेस. और आप सोचो कि मतलब ऐसे क्या है कि वो एक हॉबी बिजनेस सब चलते हैं. आपने वो एक तरह का सेल्फ डिपेंडेंसी वाले चीजें अलग है. बट व्हेन यू आर डूइंग कि सेइंग इट इज अ बिजनेस, तो बिजनेस का एक अलग मतलब है सर. तो उस टाइम पे आप एक मतलब साथ में करीब 25-30 लोग एटलीस्ट लेके चलते हो उनके साथ में, उनको जॉब दे पाते हो. अदरवाइज सेल्फ डिपेंडेंसी चली रही, कोई दिक्कत, सब एम्प्लॉयबिलिटी बहुत से काम. बट स्टार्टिंग में सारे एंटरप्रेन्योर तो सिंगल पर्सन बिजनेस ही होते हैं. हाँ. उसके बाद में क्योंकि वही बात है कि वो रिसर्च कैसे कर रहे हो. इवेंचुअली जब स्केल करना स्टार्ट होता है देन यू नीड हैंड्स. मतलब उसके लिए रिसर्च करना बहुत जरूरी है. रिसर्च मतलब ये रिसर्च वो फिर 2 दिन नहीं लगेगी. वो मेरा जो एक्सपीरियंस है 7 से 8 महीने अकेले रिसर्च पर. भूल जाओ भी कि हाँ कोई आइडिया आया तो 6 महीने भूल जाओ कि हमें काम करना है. उस पर सिर्फ रिसर्च करो और खुद से करो. वो रिसर्च गूगल बेस्ड तो नहीं होनी चाहिए, मार्केट में बेस्ड होनी चाहिए. और लखनऊ की रिसर्च अलग होगी, कानपुर की अलग होगी. कानपुर के अंदर भी जो भी मोहल्ले हैं, जो कम्युनिटीज हैं, उनकी रिसर्च अलग होगी. ठीक है. पर इसका मेरा काउंटर पॉइंट ये है हाँ जी. कि बहुत एंटरप्रेन्योर्स आजकल वो रिसर्च में ही घुस जाते हैं, रिसर्च के बाद नेक्स्ट स्टेप नहीं कर पाते. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू
गेट टू द मार्केट. जितनी जल्दी आप मार्केट में पहुंचोगे उतनी जल्दी आपको पता लगेगा कि आपका प्रोडक्ट वायबल है कि नहीं. ऐसा भी हो सकता है आप रिसर्च करते रहो और फिर फाइनली आप 2 साल बाद प्रोडक्ट जब लॉन्च करो तब दैट प्रोडक्ट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर एग्जाम्पल. तो देयर इज एन इम्पोर्टेंस ऑफ कि गेटिंग टू मार्केट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड एक्चुअली लाइक पुटिंग वॉट एवर प्रोडक्ट यू वॉन्ट टू बिल्ड आउट देयर इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज तभी आपको समझ आएगा कि लोग इसके पैसे दे रहे हैं कि नहीं, देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते, इसकी रिक्वायरमेंट है कि नहीं. बिल्कुल एग्रीड. बोथ थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. एग्रीड, बिल्कुल एग्रीड. और कोई क्वेश्चन है? नहीं. So what did you pursue in your higher studies as we are in class 11, so we wanted. So I did hospitality administration and also I did a double major. तो वो real estate में. तो hospitality administration basically business course था and real estate was focused on real estate और so that's a good degree to pursue. But I think at this stage we usually don't know कि हमें आगे क्या करना है. You know, it helps doing degrees जिससे आपको core strong हो, जैसे economics और ये सब जो degrees हैं इसमें काफ़ी benefit होता है because these apply across industries. तो that's what I would recommend if someone's pursuing अभी. या technology, computer science because उससे problem solving सीखता है बंदा. तो अगर किसी का वो technical background है तो आज की डेट में उससे valuable I think course नहीं है. ओके, ठीक है, नाइस. तो आई थिंक अब इस डिस्कशन को ओवर करते हैं. अब मैं स्पेशल अब कुछ एक थैंक्स बोल देता हूँ. एक तो यश जी को थैंक्स बोलता Thank you हूँ मैं very ज्वाइन much. करने के लिए. एंड द स्पेशल थैंक्स टू लैंडमार्क प्रेमाइसेस, लैंडमार्क स्टाफ जिन्होंने पूरा अरेंज किया हुआ है बहुत शॉर्ट नोटिस, और आपका कि जो आपने हमको यहाँ अलाउ किया हुआ है यहाँ पर अपने प्रेमाइसेस पे शूट करने के लिए. आईटेक टीम जो पूरी यहाँ बैठी हुई है, आईटेक ग्रुप हम लोगों की कंपनी है. हमारा सपोर्टिंग स्टाफ, कैमरा पर्सन्स, अपने ऑडियो टीम्स, इन सबको मैं थैंक्स बोल रहा हूँ. हमारे स्पेशल गेस्ट, मैं नाम ले सकता हूँ, गेस्ट कुछ ऐसे हैं. सिन्हा जी हैं, यश, मिस सिन्हा, श्रुति, रिचा, राहुल जी, अभिषेक एंड इनका शिक्षा. It's very interesting name, शिक्षा. Although she is busy in phone. ठीक है, थैंक यू वेरी मच. एंड इस पे एक लास्ट कोड का खत्म करते हैं जो मुझे आपको देख के लगा कि a kite rises highest against the wind, not with it. तो जब तक हम उसके अगेंस्ट नहीं सोचते हैं ट्रेंड के, जो आपने बोला अभी कैसे हो सकता है, तो ट्रेंड के अगेंस्ट हमें कुछ ना कुछ सोचना होता है. ट्रेंड के साथ चलेंगे तो एक भीड़ का हिस्सा बनेंगे, फिर अलग से नहीं जाएंगे. ठीक है, तो दिस इज द होल शो. अगेन we all again thanks to the Mr. Yash Malhotra, founder, plus 91 in our show Startup Suffer and Suffer by Alok Pandey. Thank you sir again. Thank you Thank you very much to join us.